गुरुकुल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10वां के विषय भौतिकी के पाठ 1 के प्रकाश का परिवर्तन या अपवर्तन के 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चन को देखे थे और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। तो जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होगा तो आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा। तो हमारा ऑप्शन क हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? पश्च दृश्य दर्पण को हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं। तो साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा ऑप्शन ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, दूसरा ख है वक्रता केंद्र के बाहर, ग है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, और इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चेहरा को जो होता है वह मुख्य फोकस और दर्पण के बीच रखना होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा घ, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। जो हमेशा क्या करता है? सीधा जो प्रतिबिंब बनाता है वो कौन दर्पण होता है? तो वह दर्पण होता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हमारा ऑप्शन क हो जाएगा, समतल और उत्तल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब का बात कर रहा है तो उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। तो प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से क्या होगी? तो दर्पण से क्या होगी जी? तो वही 20 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि जब फोकस पर रहेगा तो फोकस पर क्या होगा? एक जगह वो बिंदु केंद्रित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी क्या होगा जी? तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। F बराबर होता है R/2। F बराबर होता है R/2। तो वक्रता त्रिज्या कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 40/2। तो 40/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 40, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब होता है। मुख्य अक्ष जो होता है वो दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब होता है। तो ऑप्शन क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक और बड़ा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन है 42, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस होने की संभावना है। तो संभवतः जो दोनों होगा वो क्या होगा? दोनों के दोनों अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ग, फोकस। अगला क्वेश्चन है 44, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो किस दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, ऑप्शन ग हो जाएगा। और इसीलिए इसको पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है जी? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है जी? तो उत्तल दर्पण की, ऑप्शन ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 48 है, रोगियों के नाक, कान
गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो क्या डॉक्टर प्रयोग करते हैं जी? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि वो बड़ा बड़ा दिखाई। प्रश्न नंबर 49 है, आई बराबर आर नहीं लागू होता है। तो नहीं लागू होता है वो तो समतल दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है। क्योंकि आई बराबर आर यानी कोण आई बराबर कोण आर है, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, तो ये सभी दर्पण में लागू होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा घ, इनमें से किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 है, टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च में हमेशा क्या होता है बहुत संश्रित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 51 है, 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। तो डी का मान कितना होगा जी? तो वही होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जब फोकस पर रहेगा तभी वह क्या होगा? जलना शुरू करेगा। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 52 है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो सीधा प्रतिबिंब होगा तो या तो वह समतल होगा या तो वह उत्तल होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा घ। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अग्रदीप यानी हेडलाइट। तो हेडलाइट में बाबू अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 55 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो समान आकार का बनने के लिए कहाँ रहना चाहिए? वक्रता केंद्र पर रहना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ग। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो जब प्लस में है तो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? तो अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है। तो ऑप्शन हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में? तो किसका प्रकाशिक सघन, प्रकाशिक विरल, पहले माध्यम का द्रव्यमान घनत्व अधिक है, दूसरे माध्यम का द्रव्यमान घनत्व कम है। तो इसमें क्या होगा? प्रकाशिक सघन, जो सघन होगा वहीं उसी का अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो हवा, जल, शीशा और हीरा। तो क्या हो जाएगा? हवा। हवा में सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो कौन सा लेंस जी? अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन क हो जाएगा। 61 है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो शीशा और कांच किस प्रकार का माध्यम है जी? प्रकाशिक माध्यम है। ऑप्शन हो जाएगा क। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में एक समान है, भिन्न भिन्न है, क और ख दोनों। तो क्या होता है जी? जैसे जैसे माध्यम बदलेगा वैसे वैसे प्रकाश का चाल बदलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ख। कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है? तो क्या होगा जी? पहला है, कुछ भाग परिवर्तित होती है, कुछ भाग अपवर्तित होती है, कुछ भाग अवशोषित होती है। तो इस पर क्या हो जाएगा? क, ख, ग और घ तीनों हो जाएगा। डिपेंड करता है कि वो प्रकाश क्या है, किस प्रकार का है। तो ऑप्शन घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, क्योंकि निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश का चाल। तो ऑप्शन क हो जाएगा। 65 है, प्रकाश की किरणें हो सकती है। तो प्रकाश किरणें क्या हो सकती है? दर्पण द्वारा परिवर्तित, पारदर्शी माध्यम द्वारा अपरिवर्तित, लेंसों द्वारा अपरिवर्तित, फोकसित, इनमें से सभी। तो इनमें से सब हो सकता है वो प्रकाश। तो ऑप्शन घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, किसी पारदर्शी माध्यम में से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होता है? तो आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा क। प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करता है। तो कांच, रेशों से बनी तंतु, प्रकाशित केवल, टेलीफोन, ये सभी प्रकाशित प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा घ। क्वेश्चन नंबर 58, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरणें के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ग।
क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है जी 90 होगा, तो हो जाएगा ग 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 70 है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होते हैं तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होते हैं तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है जिससे आंखों को तारे दिखते हैं टिमटिमाते हुए। बहु चूँकि असल में वो टिमटिमाते नहीं है, लेकिन वो जो फ्लक्स होता है प्रकाश निरंतर और परिवर्तित होता है जिसके कारण क्या होता है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है सूर्योदय सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। आभासी स्थिति का पता चलता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 73 है किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऑप्शन क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि क्या होगा वस्तु की सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है उल्टा है। अगर धनात्मक होगा तो क्या होगा सीधा होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा क हो जाएगा। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त होगा, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या होगा जो उत्तल लेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यानी क हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण में और समतल दर्पण में हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो किसमें बनता है समतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, इनमें से कोई नहीं, चूंकि ये सब में बनता है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन घ। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी वो अवतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में बनता है, तो ऑप्शन घ हो जाएगा क और ख दोनों। हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा वस्तु से अधिक दूर दिखाई देगा, क्या होगा क हो जाएगा अधिक दूर। उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो बिंब बनता है, तो बिंब क्या होता है काल्पनिक और सीधा बनता है। और याद रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगा, तो लेंस की क्षमता क्या होगा जी +5 डायोप्टर होगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 83 है किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है विचलन नहीं होता है। जब अपवर्तन हो जाता है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है विचलन नहीं होता है, ऑप्शन क हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो मिट्टी, बाकी जल हो सकता है कांच होता है प्लास्टिक होता है, तो ऑप्शन घ हो जाएगा मिट्टी। अगला क्वेश्चन 84 है जिस लेंस का एक तल उभरा हो लेकिन दूसरा तल समतल हो, एक उभरा हो तो समतलोत्तल होगा यानी समतल और उत्तल दोनों का मिला हुआ होगा, ऑप्शन घ हो जाएगा। अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा क्या होता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ख हो जाएगा। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा +50 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन क। उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है, मतलब उत्तल लेंस के द्वारा कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बताना है, तो क्या होगा फोकस शांतर से कम दूरी पर, यानी फोकस दूरी और वो क्या होता है लेंस के बीच रहेगा तब फोकसांतर से कम दूरी पर, ऑप्शन ग हो जाएगा। जब कोई वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, कहाँ पे बनेगा फोकस पर, जब अनंत पर रखेंगे तो। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है कम होती है, तो ऑप्शन क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस सटाकर रखे जाए तो यह युग में काम करेगा, तो यह कांच की आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ग।
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में लेकर के आएंगे।